क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भारत किस रेखा पर स्थित है, तो कर्क रेखा। किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध। और भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो वो है कर्क रेखा। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हार नहीं मानना है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के 4 राज्यों से होकर विदेशों तक जाती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा यूपी में बहती है और कुल 28 जिलों में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी सॉल्वर गैंग मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी, जीडी और एनए के परीक्षा में जीके और जीएस के पोर्शन पर। हालांकि दोस्तों, ये क्लास एक रिवीजन क्लास है। अगर आपने पहले कभी जीके जीएस पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपके लिए यह क्लास बेनिफिशियल है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, जीके जीएस नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने जीके जीएस अच्छे से पढ़ा है, तो यह क्लास आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस क्लास में हम लोग लगभग में उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जहां से आर्मी, जीडी और एनए की परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। जैसा कि अभी हम सभी लोग जानते हैं कि आर्मी का एग्जाम 17 तारीख से है, 17 अप्रैल से। तो जो आर्मी में जीडी की बात करें, आर्मी जीडी, तो इसमें टोटल 15 प्रश्न बनेंगे सामान्य ज्ञान से। सामान्य ज्ञान से टोटल 15 प्रश्न बनेंगे। उसमें लगभग में 10 से 12 टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण है। प्रश्नों का जो स्तर होगा बहुत ज्यादा सामान्य स्तर है, मतलब इतना डीप नहीं पूछता है कि आपको लगातार 2 साल या 6 महीना पढ़ना पड़े। अगर आपने सही से भी 1 महीना पढ़ाई अच्छे से की है, तो आपके प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। तो इसमें जो टॉपिक है, जैसे जियोग्राफी से क्वेश्चन बनेगा, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से और स्ट्रैटेजी से, और कुछ अदर पार्टों से भी क्वेश्चन बनेगा। तो मुख्य रूप से आज हम कवर करने वाले हैं इस मैराथन क्लास में जीके जीएस में जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी के पर। आपको लिखना कुछ नहीं है, लिखने वाला जो सारा काम है वो सारा मैंने कर लिया है पहले से ही। जितना प्रिपरेशन करना चाहिए कंटेंट का वो पहले से ही रेडी है। तो आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। अगर आपने जीके जीएस मुझसे पढ़ा है पहले कभी, तो आपको जस्ट सुनना है और रिवीजन करना है। बाकी पीडीएफ के लिए आप संकल्प के व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से इसका पूरा पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं और आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि टॉपिक क्या क्या हो सकता है। जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये 4 तो सामान्य टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनेगा। बाकी स्टैटिक जीके में बन सकता है कि प्रसिद्ध पुस्तक लेखक, नदियां, पहाड़, वन, वर्षा, वायुमंडल, ईबीएस से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो सारे पर 1 बाय 1 बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि प्रश्न कहां कहां से बन सकता है। तो ध्यान से सुनना और अगर आपके पास समय है तो वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो चर्चा करते हैं हम लोग, वो चर्चा करते हैं जियोग्राफी से। जियोग्राफी अर्थात भूगोल। यहां से किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि भारत का भौतिक भूगोल क्या है और भारत की कुछ नदियां, भारत का विभाजन कैसे हुआ है, ये सारी चीजें। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहला जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल को। ध्यान से सुनना, हम सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इतना समय हम लोगों के पास है नहीं। वैसे मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल क्या है, नदियों के बारे में, वन, भारत का थोड़ा बहुत जलवायु और टाइम जोन के बारे में, और थोड़ा बहुत जनसंख्या के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले भूगोल स्टार्ट करते हैं। भूगोल में सबसे पहले भूगोल किसको कहते हैं? जियोग्राफी। इंग्लिश में किसे कहते हैं? जियोग्राफी को भूगोल कहते हैं। जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी से। जियो प्लस ग्राफी से। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात नाम से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। क्या यह प्रश्न एग्जाम में बनेगा? बिल्कुल ना के बराबर संभावना है कि यह प्रश्न एग्जाम में बन जाए। बट बेसिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा तो आपको जानकारी रखना आवश्यक है।
आगे बात करें, अब प्रश्न कहां से बनेगा? प्रश्न बनेगा भारत का भौतिक भूगोल क्या है, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, या ये बीबीआईपी कर लीजिए, यहां से आपका प्रश्न बनेगा। और सुपर फास्ट बिल्कुल अंदाज में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले बात करें भारत की, तो भारत जो है किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस मतलब लैंड के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। अब बात करें भारत अगर एशिया महाद्वीप में स्थित है तो कितने राज्य हैं? भारत में है 28 राज्य, 8 यूटी, 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका आप डायरेक्ट जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी प्रकार से याद करें, 3287,263, 3287,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। उससे पहले सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है आपका रसिया। रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा है, रूस है, कनाडा है, फिर चीन है, यूएसए है। इसकी एक ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। फिर ब्राजील है, और उसके बाद है अपना ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व के सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो रूस है, और 7वें नंबर पर भारत है, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। अगर बात कर लें कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कुल कितना परसेंटेज है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का परसेंटेज है विश्व के जमीन का विश्व में, तो 2.4% है। बीबीआईपी कर लीजिए, क्वेश्चन यहां से बनेगा, बीबीआईपी छाप लीजिए इसको। बात करें कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 17.5% है, यानी 100 आदमी में 17.5 आदमी भारत के ही आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। जो जनसंख्या की गणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। ठीक है, 2011 में जब जनगणना हुई थी उस समय भारत चाइना से पीछे था। यानी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चाइना है। और चाइना की बात करें तो अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आगे कि किस प्रकार से चाइना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम भारत पर चर्चा कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि बात करें जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन कौन से है। जो 3 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश है, सबसे पहले पर है चाइना। एक सेकंड, चल नहीं रहा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो ये है चाइना है, फिर इंडिया है, फिर यूएसए है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो चाइना की है, फिर इंडिया की है, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो आई होप इतना समझ चुके होंगे, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट मोड पे चल रहा हूं तो इन चीजों को अच्छे से समझते हुए चलें। क्वेश्चन बनेगा कि कुल विश्व के लैंड का कुल कितना परसेंट भारत में है, तो 2.4% है। भारत की 2000 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं हम, बात करें, एक क्वेश्चन बनता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं। अगर मान लिया जाए ये एक पृथ्वी है, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यह एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में एक रेखा बांटती है जिसका नाम है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके जस्ट ऊपर कौन सा है, कर्क रेखा, ये वाली है कर्क रेखा। ठीक, अभी बात करेंगे कि भारत को 2 जो बराबर भागों में बांटती है वो कर्क रेखा है। इसके जस्ट नीचे एक रेखा निकलती है, वो है मकर रेखा। भारत की स्थिति कहां पर है, ये यहां पर भारत बना हुआ है। ठीक, मैप नहीं बना पा रहा हूं सही से, बट भारत यहां पर बना हुआ है। अब बात करें, क्वेश्चन बनेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है।
क्वेश्चन पुटअप होगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप मैप देखकर जान सकते हैं कि ये 0 डिग्री के ऊपर है यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और किस देशांतर पर है तो पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बीबीआईपी कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बीबीआईपी करके, यहां से प्रश्न बनने की भरपूर संभावना है। यहां से जो प्रश्न बनने की भरपूर संभावना है कि क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भारत किस रेखा पर स्थित है, तो कर्क रेखा। किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध। और भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो वो है कर्क रेखा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब बात करते हैं भारत का अच्छा सा मैप बनाते हैं, जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है कि भारत का सबसे अंतिम बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणतम अंतिम बिंदु क्या है, पूर्वी अंतिम बिंदु क्या है, और उत्तरी अंतिम बिंदु क्या है। भारत की दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यहां से प्रश्न बनता है, तो इस पर भी चर्चा करते हैं। आइए, एक चीज याद रखना दोस्तों, आप सभी के लिए मोटिवेशन है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो हार नहीं मानना है, लगे रहना है, मेहनत करना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब मैं भारत का मैप बना रहा हूं, थोड़ा सा आर्ट मेरा कमजोर है बट समझ लेना। ये है अपना प्यारा भारत, ये है अपना प्यारा, देख लेता हूं मैप किस प्रकार से बनाया हुआ है मैंने। ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये है अपना भारत। अब थोड़ा सा आर्ट है कमजोर, तो थोड़ा सा अपने आप से मैनेज कर लेना। अगर बात करें भारत का सबसे, ये उत्तर है, आप सभी जानते हैं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक, ये क्या है, ये पश्चिम है, ठीक, और ये है पूरब। क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम, सबसे उत्तरी राज्य, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो यहां पर है लद्दाख। ठीक, लद्दाख के जस्ट बगल में क्या है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर हो, और एचपी है, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, वो है इंदिराकाल। क्वेश्चन बनेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिराकाल है। अब बात करते हैं पश्चिम की। अगर पश्चिम की बात करें तो भारत का जो सबसे पश्चिम का जो राज्य है वो है गुजरात, और इसका अंतिम बिंदु है गोहर माथा। गोहर माथा पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पश्चिम का सबसे अंतिम बिंदु क्या है, तो गोहर माथा है। और बात करें यहां पर कि पूरब में क्या है, तो पूरब में एक है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश, नहीं अरुणाचल प्रदेश है, पूरब में है, अरुणाचल राज्य है, अरुणाचल। और इसका अंतिम बिंदु क्या है, वालंकीविथु, वालंकीविथु है। ठीक, अब बात करें सबसे दक्षिण में है टीएन, तमिलनाडु, इसका अंतिम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी या केप कमेरिन द्वीप, कन्याकुमारी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है भारत का उत्तरी बिंदु, और यहां से अगर बात करें तो यहां पर है ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित है, जिसका अंतिम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार यहां पर स्थित है, इसका अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर पूछ लेता है कि यहां से यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की, तो ये है 3214 किलोमीटर। अगर यहां से पूछ ले कि यहां से समझे कि मतलब पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, तो 3233 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक, अब एक बार बहुत सुपर अंदाज में देखिए इस कहां से क्वेश्चन बनेगा। पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु इंदिरा काल, दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट,
अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है अंतिम, वालिम के वीथु है। गौहर माथा कहाँ का है? पश्चिम में है, गुजरात का है। प्रश्न एक बनता है कि कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था? तो केप कुमेरिन द्वीप था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भारत, अगर आपने जीडी का सिलेबस देखा है तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारत के पड़ोसी राज्य से क्वेश्चन बनेगा। एग्जामिनर जो है वो पहले से दे चुका है आपको कि भारत का पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, वहां से प्रश्न बनेगा। तो आइए बहुत जल्दी सुपर फास्ट देखते हैं कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर नदियों पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, भूजल संसाधन देखेंगे, प्रमुख झील देखेंगे, जलप्रपात वगैरह देखकर आगे बढ़ेंगे। चले देखो, भारत के पड़ोसी राज्य, भारत के पड़ोसी राज्य बीबीआईपी कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा। इसकी एक ट्रिक है, उससे पहले समझ लीजिए भारत के पूछेगा क्वेश्चन कि कुल 7 देश ऐसे हैं जो भारत के पास 7 स्थलीय यानी जमीनी सीमा साझा करते हैं। 7 देश ऐसे हैं। इसकी ट्रिक है, बचपन में भूत बा चा पा न भूता 1 2 3 4 5 6 बच प न में भूत, में भूल गया लिखना, ठीक। अगर क्वेश्चन बना कि भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर की कुल सीमा साझा करता है। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो है अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा देश है जिसके साथ भारत की जो सबसे लंबी सीमा, तटीय सीमा, सॉरी तटीय नहीं, स्थलीय सीमा लगती है। इसकी कुल लंबाई है 4000, इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर चीन आता है, जिसका नहीं पूछा जाता है कि कौन कितना लंबाई है। फिर अपना नल्ला पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है, फिर भूटान है और अंतिम में है अफगानिस्तान। पूछने जो प्रश्न बनता है वो यही से बनता है कि स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। अब यहां से प्रश्न बनता है बॉर्डर का नाम, और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। आइए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का बॉर्डर का नेम नहीं पूछता है, चाइना के बॉर्डर का नाम पूछता है कि चाइना के बॉर्डर का क्या नाम है, तो उसका नाम है मैकमोहन। लिख लेना, नोट कर लेना अच्छे से इसको, मैकमोहन है। पाकिस्तान का पूछेगा तो रेड क्लिफ है, और अफगानिस्तान का पूछता है तो डूरंड है। और पूछेगा कि भारत और अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर की कुल सीमा साझा करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं इन देशों के साथ में। तो सबसे पहले बात करें भारत और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। ठीक है, अगर मैं कहूं भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का ट्रिक बताइए क्या है, तो इसका नाम है पंगुराज। पंगुराज एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हैं, पास से पंजाब, दूर से गुजरात, राज से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ। 1947 में रेड क्लिफ बनाया गया था। सर जॉन एक रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया था। लद्दाख की बात करें, पूछेगा क्वेश्चन अफगानिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो लद्दाख ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित है, वो सीमा साझा करता है। ठीक है, नेपाल के साथ की बात करें तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार। नेपाल की बात करें तो यूपी,
उत्तराखंड, बिहार और एक और है, एक दो राज्य है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करते हैं, WB। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ गए होंगे। चाइना की बात कर लें थोड़ा सा, चाइना भी इंपॉर्टेंट है। बात करें तो जैसे चाइना है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है और एक दो देश हैं, राज्य हैं, उनसे सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। आगे बढ़े, भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, AP। अब हमने तो चर्चा कर ली भारत के पड़ोसी राज्य में, जिसमें हमने सिर्फ स्थलीय की चर्चा की है। भारत के कुछ ऐसे भी हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। भारत के ऐसे कई राज्य हैं जो विदेशों के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन वो तटीय सीमा साझा करते हैं। तो आइए 5 सेकंड में इसको भी धुआं धुआं कर देते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या है। दोस्तों ध्यान रखना है, आपको लिखना कुछ नहीं है, मैंने नोट्स पहले से ही बना लिया है, लिखने का कोई काम आपको नहीं करना है। देखिए, तटीय राज्य, भारत की तटीय सीमा, इंग्लिश में कहते हैं कोस्ट लाइन। भारत की तटीय सीमा, तटीय सीमा। ठीक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसका मैप भी बनाते हुए चलेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनेगा और कैसे हम सॉल्व करें इसको। अगर बात करें भारत का, तो कुल भारत के 6100 किलोमीटर कुल लंबी सीमा साझा करता है, तटीय सीमा। लेकिन अगर द्वीपों को मिला लिया जाए, द्वीपों को अगर जोड़ दिया प्लस द्वीपों को जो जब जोड़ लिया जाता है, तब ये कितना हो जाता है? 7516.16 किलोमीटर की कुल सीमा साझा करने लगता है। ठीक है, भारत का कुल 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा साझा करते हैं। भारत के कुल 9 राज्य प्लस में 4 UT तटीय सीमा साझा करते हैं। ठीक, यहां से पूछ क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है? तो सबसे ज्यादा गुजरात है जो सबसे ज्यादा लंबी तटीय सीमा रेखा साझा करता है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, फिर है TN यानी तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट था। अगर पूछ ले सबसे कम, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे कम तटीय सीमा रेखा साझा करता है, तो वो है गोवा, 102 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। BBIP है ये वाला BBIP है, नोट कर लीजिए। नोट ना करें तो अच्छे से समझ लें इन चीजों को। ठीक है, अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं भारत के तटीय मैदान के बारे में। यहां से थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है, तो आइए मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। अगर मैं कहूं ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। ठीक, समझ रहे हैं इन चीजों को? ये भारत का मैप है। तो अभी आपको मैंने बताया कि सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है, सबसे पश्चिम में गुजरात है। ऊपर यहां पर जो है वो राज्य है अरुणाचल, लेकिन उसके नीचे जस्ट है WB, पश्चिम बंगाल, नीचे है TN। तो इन चीजों को मैं लिख रहा हूं, बाकी का मैं बोल दूंगा, आप समझ लेना। गुजरात में तटीय मैदान कौन सा है पूछेगा। काठियावाड़ का मैदान कहां पर है? तो गुजरात में है। तमिलनाडु में पूछेगा तो कोरोमंडल है, कोरोमंडल तट है जहां पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी में बारिश होती है। और WB है बेगा तटीय मैदान है। अब तटीय मैदान क्या होता है? ऐसी सीमा रेखा जहां पर जल के साथ में थोड़ा लैंड भी जुड़ा हुआ हो, वो तटीय मैदान है। बाकी कोकड़ तट कहां पर है? महाराष्ट्र और गोवा में है। कन्नड़ का केरला में है, सॉरी कन्नड़ कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है केरला में कौन सा है? तो केरला यहां पर है और यहां पर है मालाबार। PBIP है, नोट कर लीजिए अच्छे से। मालाबार केरला में है
उत्कल ओडिशा में है, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं द्वीप समूह की। द्वीप समूह भारत में किस प्रकार से हैं और कौन कौन से द्वीप समूह वर्तमान समय में हैं। ठीक, द्वीप समूह की बात करें तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप और अंडमान, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं तो जो लक्षद्वीप स्थित है वो है अरब सागर में। कहां पर स्थित है? अरब सागर में। अरब सागर में स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। द्वीप समूह उसे कहते हैं जहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां मिलकर, मतलब पानी में जो उठा हुआ भाग है उसे द्वीप कहते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियां रहती हैं जो समुद्र में या कहीं पर उठी रहती हैं, उनको हम लोग द्वीप समूह कहते हैं। द्वीप समूह कहते हैं। अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप में कितने द्वीपों की संख्या है, कितने द्वीप मिलकर बने हैं, तो 36 द्वीप मिलकर बने हैं। और जबकि अंडमान में 572 द्वीपों की संख्या है। ये जो द्वीप बना है, ये जो द्वीप बना है वो बना है किससे? ये द्वीप जो बना है ये कोरल रीफ से बना है, कोरल रीफ से बना है, प्रवाल भित्ति से बना है। जबकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये अराकान योमा पर्वत से बना है। अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कावारत्ती, कावारत्ती है और इसका है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इतना सारा कुछ समझ में आ गया। यहां से क्वेश्चन बनेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे बना है, तो वो बना है किससे? अराकान योमा पर्वत श्रेणी से। कभी कभी पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो सैंडल पीक कहा जाता है इसको। ठीक है, ये भारत की चीजों पर ही चर्चा कर रहे हैं। विश्व की भूगोल से जो प्रश्न बनेगा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन स्टैटिक में। आगे बढ़े, अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, भाषा क्या है? मलयालम है। तो आई होप ये चीजें समझ गए होंगे। अब मुझे इंक डालना पड़ेगा, मार्कर में खत्म हो गया है। दोस्तों जैसे लिखने वाला जो काम है वो ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा समझ कर चलें और महत्वपूर्ण बिंदु पर ही चर्चा कर रहे हैं, और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़े, आपने एक नाम सुना होगा चैनल का, चैनल का नाम आपने सुना होगा, तो थोड़ा सा समझते हैं कि चैनल होता क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा इसका। देखिए चैनल की बात करें तो चैनल समुद्र का वह पतला रास्ता है जिसे, समुद्र का एक पतला रास्ता होता है जिसे चैनल कहा जाता है। यानी जैसे गली मोहल्ला होता है उसी प्रकार चैनल होता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में मिलता है और मालदीव, यह मालदीव को मेनुकाई से अलग करता है। आपको रटना नहीं है, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इसे रट लीजिए, इन चीज़ों को समझ लीजिए और अच्छे से समझिए इन चीज़ों को। उसका नाम है, ट्रिक का नाम है मामी माल है। ट्रिक का क्या नाम है? मामी माल है। ठीक है, ट्रिक का नाम है मामी माल है, मामी माल है। ठीक, ये ट्रिक है कि मामी माल है। इसमें क्या है कि पहला तो है मालदीव, मां से मालदीव और वर्सेस मिनिकाय, मिनिकाय। ये कितने डिग्री पर चैनल पर अलग करता है? ये 8 डिग्री चैनल पर अलग करता है। दूसरी बात करें तो मां से मिनिकाय हो जाएगा, मिनिकाय, और ला से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये अलग करता है 9 डिग्री चैनल पर। तो आई होप ये समझ चुके होंगे। रिवीजन करा रहा हूं, 1 सेकंड के लिए ध्यान देना। ट्रिक का नाम है मामी माल है, मालदीव वर्सेस मिनिकाय 8 डिग्री, माल यानी कि मिनिकाय वर्सेस लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। अब बात करें कर्क रेखा से, जहां से क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा कितने भारत में कहां है, कितने भागों में विभाजित करती है, किस राज्य से होकर गुजरती है, सारा चीज चर्चा करते हैं। तो एक हेडिंग डालिए, जो भारत जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर स्थित है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा,
23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं तो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर राज्यों की बात करें तो इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ट्रिक का नाम समझे, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, ती से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, रा से क्या हो जाएगा, राजस्थान, राजस्थान, गु से गुजरात, छा से क्या बन जाएगा, छत्तीसगढ़, छा से बन जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जो गुजरते हैं मित्र पर गमछा झार, इसकी ट्रिक है। अब एक कंफ्यूजन होता है कर्क रेखा और मानक समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से IST बोलते हैं, भारत की मानक समय रेखा क्या है। आइए चर्चा करते हैं, एक बार रिवीजन कराता हूं। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात और छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। समझ गए हैं। मध्य प्रदेश में MP से भी गुजरती है। मित्र पर गमछा, मां से क्या है, मध्य प्रदेश। समझ गए हैं, आगे बढ़े। अब समझिए मानक, भारत की मानक समय रेखा क्या है। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा जिसे बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो यह जो मानक समय रेखा स्थित है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये कहां पर है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, तो ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कंफ्यूजन कहां पर होगा, जो भारत का समय है वो लंदन के ग्रीनविच टाइम से, लंदन के ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा प्लस में चलता है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं लिख रहा हूं, देख लेना। उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यूपी, MP, CHH यानी छत्तीसगढ़, शॉर्ट को समझना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक, रिवीजन कर लें एक बार। भारत की मानक समय रेखा का फुल फॉर्म है, शॉर्ट में कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लंदन के ग्रीनविच टाइम से कितना अधिक है, 5.5 घंटे अधिक है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं नदियों पर। नदियों पर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद हम लोग चल देंगे इकोनॉमिक्स, जलप्रपात भी देख लेंगे। आइए नदियों की थोड़ी सी भारत में बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है और अक्सर बनता रहता है। तो 2-3 नदियां प्रमुख हैं जिन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान दें, नदियां, अगर मैं बात करूं नदियों की भारत में तो 2 प्रकार से हैं। एक है हिमालयी नदियां, हिमालयी, और एक है प्रायद्वीपीय नदियां या दक्षिण भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय नदी या दक्षिण भारत की नदी। अब इन दोनों में अंतर क्या है, अगर ये अंतर समझ गए तो आपको बार बार इन चीजों को याद करना या पढ़ने की आवश्यकता रहेगी नहीं। देखो, हिमालयी ऐसी नदियां हैं जो वर्ष भर हरी भरी रहती हैं, यानी जिसमें जल हमेशा रहता है, हमेशा जल भरा रहता है। और प्रायद्वीपीय वो नदियां हैं जो मौसमी होती हैं, यानी कि वर्ष भर जल नहीं रहता है। ये नदी ऐसी होती है कि जैसे बारिश का मौसम आया तो ये अपना खूब बढ़ गई और जैसे बारिश चला गया वैसे पानी कम हो गया। ये नदियां हिमालयी नदियां नाम से ही अलग है कि ये ग्लेशियर या हिमालय से निकलती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां या पठारी नदियां वर्षा के
ऊपर डिपेंड करती हैं। आगे चले, जैसे मैं कुछ नदियां, हिमालयी नदियां की बात करूं तो ये हैं गंगा, मैं बात करूं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है। ये महत्वपूर्ण नदी है जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन। और दक्षिण भारत की बात करें तो गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण भारत की मतलब प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो वन बाय वन इन चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालिए, सिंधु नदी BBIP है। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा किस नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल विवाद है, तो सिंधु नदी है। अब बात करते हैं कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर की कुल लंबाई है सिंधु नदी की, 2880 किलोमीटर कुल लंबी है। ये कहाँ पर बहती है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यानी चाइना से निकलते हुए इंडिया में आती है और फिर पाकिस्तान में बहती है। ये कहां पर खत्म होती है, अरब सागर में। अरब सागर किधर है, इस साइड यानी पश्चिम के साइड में, अरब सागर में खत्म होती हैं नदियां। और ये कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से उद्गम स्थल है, मानसरोवर से। BBIP है क्योंकि सिंधु जल विवाद कहां पर है, भारत और पाकिस्तान का जल विवाद है। क्वेश्चन बनेगा तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। सिंधु की बात करें तो भारत में 1960 में एक वर्ल्ड बैंक ने समझौता कराया था, उसके अनुसार सिंधु नदी के 80% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है और 20% के पानी पर अपने इंडिया का अधिकार है। अगर मैं बात करूं भारत की राष्ट्रीय नदी तो गंगा है, लेकिन सिंधु पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। पाकिस्तान की राजधानी रुपया है पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया है और राजधानी इस्लामाबाद है। और बात करें राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किस नदी पर, सहायक नदी पर। बहुत बार पूछता है सहायक नदी, तो जो सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हैं झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, ये नदियां हैं और सतलज है। इन्हें पंच नदी कहा जाता है। अगर मैं ऊपर से बात करूं, जैसे ये नदी कहीं से निकल रही, ऊपर से जो आकर सहायक नदियां मिलती है उनका नाम है नुब्रा और खुर्रम। ये दो ऐसी नदी हैं जो सहायता तो करती हैं लेकिन ऊपर से आती हैं। अब मैं कुछ नदियों के उद्गम स्थल के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। झेलम नदी की बात करें तो झेलम बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। चिनाब की बात करूं तो बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, रावी नदी रोहतांग दर्रा, ब्यास नदी ब्यास कुंड और सतलज निकलती है तिब्बत के राकसताल से। BBIP है कि सतलज नदी कहाँ निकलती है, तिब्बत के राकसताल से। सिंधु नदी कहाँ निकलती है, मानसरोवर झील। नर्मदा की बात करें तो कहाँ से, गंगा की बात करें तो गौमुख यानी कि गंगोत्री से। और बात करें अपने यहाँ की वो नदी है घाघरा नदी तो नेपाल से। यमुना नदी यमुनोत्री से, यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। आगे बढ़े, ब्रह्मपुत्र नदी BBIP है। ब्रह्मपुत्र भी थोड़ा ध्यान से समझे। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है, ब्रह्मपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। ये कहां कहां पर बहती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। और ये निकलती है, उद्गम है मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। मानसरोवर झील के चुंगयुंग डुंग हिमनद से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसका नाम बदल कर पूछता है तो लिखिए, इसको समझिए अच्छे से। नदी और इसका नाम बदल रहा है, नदी का नाम और स्थान और नदी का नाम परिवर्तित नाम। जैसे मैं बात करूं सांगपो, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहां पर कहा जाता है, तिब्बत में और चाइना में। तिब्बत और चाइना में ब्रह्मपुत्र को सांगपो। दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में।
और बात करें ब्रह्मपुत्र असम और एक नाम और है देख लेते हैं, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। गंगा को जब बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। BBIP एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान लीजिए। सांगपो कहा जाता है नदी का नाम तिब्बत और चाइना में, दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र कहा जाता है असम में, और जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और गंगा नदी की बात करूं तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के 4 राज्यों से होकर विदेशों तक जाती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा यूपी में बहती है और कुल 28 जिलों में बहती है, सबसे कम झारखंड में बहती है। अब इसको करते हैं क्लोज और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं इकोनॉमिक्स के पार्ट पर। इकोनॉमिक्स के थोड़े से पार्ट पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक मोटिवेशन है आप सभी के लिए, हो चुका आगाज लड़का, अब युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी तक जारी है। आइए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं इकोनॉमिक्स के पोर्शन पर, फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे पॉलिटी पर और फिर अपना थोड़ा सा स्टैटिक पर। इकोनॉमिक्स में कुछ ही पोर्शन को टच करेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ग्रीक भाषा के इकोनोमिया शब्द से बना है अर्थशास्त्र। नाम से ही पता चलता है अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र के मतलब अध्ययन। धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इन चीजों को आप समझ गए होंगे। बात करूं भारत में तो भारत में सबसे पहले चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अगर मैं कहूं विश्व में 1976 में एडम स्मिथ हैं, वो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। अर्थशास्त्र रेगनर फ्रिस्ट के अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो 2 प्रकार का, एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। ठीक, व्यष्टि ऐसी चीजें आती हैं, व्यक्तिगत अध्ययन होता है जैसे मांग, आपूर्ति, उपभोग, बाजार, उपयोग। जबकि समष्टि आते हैं, इसके जो जनक हैं जेएम कीन्स हैं, और इसमें राजकोषीय नीति, घाटा, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन, ये सारी चीजें आती हैं। तो समष्टि अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो है जेएम कीन्स। अब बात करें कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, तो अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं और भारत की उसमें से अर्थव्यवस्था है कौन। आइए प्रकार की बात करते हैं। प्रकार, ठीक, बात करूं अर्थव्यवस्था के तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, बाकी एक प्रकार और है। तो सबसे पहले बात करें 4 प्रकार कौन से हैं। पूंजीवादी, समाजवादी या उदारवादी, और एक है मिश्रित, और फिर है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां की सरकार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना, और प्राइवेट चीजों को कर देना, लाभ कमाया जाए। इस अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ। समाजवादी की बात करें, इसका सटीक उदाहरण देश है जैसे कि यूएसए। समाजवादी की बात करूं तो या उदारवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जो समाज के लिए काम करती है, लोक कल्याण का काम करती है,
वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि इसका देश क्या है, उदाहरण देश रूस है। और यहां से प्रश्न क्या बनेगा कि इस अर्थव्यवस्था के जो जनक है वो है कार्ल मार्क्स। आप BBIP कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें लाभ तो कमाना चाहती है सरकार, लेकिन साथ में वो लोक कल्याण का भी काम कर रही है। इस अर्थव्यवस्था के जनक है J.M. कीन्स। J.M. कीन्स है और इसका उदाहरण देश है भारत। ये इंपॉर्टेंट है, BBIP कर लीजिए। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल एक पुस्तक आई थी, तो पूछ लेता है कभी कभी। अगर मैं बात करूं साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकार तानाशाह हो जाती है और मनमानी करने लगती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि चाइना है और उत्तर कोरिया है। समझ गए होंगे इन चीजों को। क्वेश्चन कहां से बनेगा, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। J.M. कीन्स इसके जनक हैं। J.M. कीन्स इसके जनक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक मोटिवेशन है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है। ध्यान देना, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बहुत ही शानदार लाइन है, एक बार खुद में देखना। ठीक है, आगे बढ़ें और बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। BBIP है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या है समझ लीजिए बहुत ही जल्दी से। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुनते जाना। ठीक है, इसको जो मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में मुख्य रूप से। बाकी 2 एक पार्ट और है, उन पर भी बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। इसका पहला जो क्षेत्र वो है प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा है सेवा क्षेत्र, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है, सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसमें कृषि आता है, कृषि से संबंधित जैसे मत्स्य पालन, वन, खेती बाड़ी, अनाज का उत्पादन, ये सब आता है। इसकी जो भारतीय GDP में योगदान है कितना है, भारतीय GDP में भागीदारी कितना है, 17% का है। और रोजगार कितना दे रहा है, रोजगार दे रहा है 51% का। यानी पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कितना है और भारत के GDP में कितना हिस्सेदारी रखता है। तो GDP में योगदान है 17% का, रोजगार 51% और प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र। बात करें द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर औद्योगिक निर्माण कार्य होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, औद्योगिक मशीनरी द्वारा कुछ चीजों का निर्माण होता है, वो कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। समझ चुके हैं इन चीजों को, आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं जैसे कि इसमें आता है कि निर्माण होता है जैसे रेल सड़क पुल, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का निर्माण होता है। BBIP है सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं या तीसरा क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक। एग्जाम में प्रश्न बने कि तृतीयक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 54% का GDP में योगदान है, GDP में 54% का योगदान है। सेवा क्षेत्र वो होता है जैसे रेलवे में आपने टिकट कराया, पैसे ले लिया, गाड़ी पर बैठा के आपको घर छोड़ दिया, तो वो आपको सेवा दे रहा है। हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा हो गया, होटल हो गया, ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न बनता है सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कोई अदर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। चलिए आ जाइए, सबसे पहले बात करें बैंकिंग की। क्या है बैंकिंग? ठीक, सबसे पहले चर्चा करते हैं बैंकिंग क्या है।
ध्यान देना इन चीजों को। बैंक की कार्य प्रणाली को बैंकिंग कहा जाता है। बैंक का जो काम क्या होता है, पैसे को जमा करना और निकालना, पैसे को जमा करना और निकालना। अगर मैं बात करूं विश्व में कहीं ना कहीं तो सबसे पहले कोई बैंक खोला गया होगा। तो बात करूं आधुनिक बैंक की जो शुरुआत की गई थी वो इटली से माना जाता है। 1157 में एक बैंक खोला गया था, 1157 में बैंक ऑफ वेनिस, जो कि इटली में खोला गया था। इटली में खोला गया था। ये विश्व का इतिहास है। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में एक बैंक खोला गया था 1770 में पहला बैंक, जिसे मॉडर्न बैंक कहा गया। 1770 में भारत का पहला बैंक खोला गया जिसका नाम था मॉडर्न बैंक था। हालांकि ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, जो 1770 में खोला गया, जो 1831 और 32 में खत्म हो गया। यह बंगाल में था। अब बात करें उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन थे? बैंक ऑफ बंगाल, एक और है बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। एक है बैंक ऑफ बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। ये खोला गया 1806 में, 1840 और 1843। इन तीनों बैंकों को विलय कर दिया गया, 1921 में विलय कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और BBIP है। 1 जुलाई 1955 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदल कर रख दिया गया SBI। सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक SBI है और इसका नाम बदल कर दिया गया SBI। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पूछेगा कब नाम बदला गया? 1 जुलाई 1955 को। अगर मैं बात करूं 1881 में एक और बैंक खोला गया, अवध कमर्शियल बैंक फैजाबाद, जिसका प्रबंधन भारतीयों ने किया था। प्रथम बैंक जिसका प्रबंधन भारतीय। PNB की बात करें, लाहौर में खोला गया था। हेडक्वार्टर वर्तमान में दिल्ली में है। इसके संस्थापक ये लाला लाजपत राय दयाल सिंह। PNB को प्रथम भारतीय बैंक कहा जाता है। अब बात करूं जब बैंक इतने सारे बन गए तो एक RBI, भारत सरकार ने सोचा क्यों ना बैंक को अपने पावर में ले लिया जाए और एक संस्था बनाई जाए जहां खुद कब्जा कर लिया जाए। तो RBI, भारत सरकार एक एक्ट लेकर आया। उससे पहले क्वेश्चन और है, भारत का अगर स्वदेशी बैंक पूछता है कि भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक तो क्या है? 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI खोला गया था। आइए चर्चा करते हैं RBI। BBIP है, थोड़ा सा समझ के चलेंगे। BBIP, RBI बात करें तो 1934 में भारत सरकार ने एक एक्ट लाया, RBI एक्ट आया और 1935 में RBI की स्थापना हो गई। 1934 में एक एक्ट लाया गया और 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो गई। एक्ट आया था, एक्ट, और स्थापना हो गई इतने दिन पर। ठीक, स्थापना हो गई इतने दिन पर। राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 का राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, ये किसके सिफारिश पर लगा था? यंग हिल्टन कमेटी या रॉयल कमेटी की सिफारिश, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर यह लाया गया था। ठीक, यंग हिल्टन कमेटी या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर आ गया है। बैंक राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि जब कोई प्राइवेट बैंक में या कोई प्राइवेट संस्था में भारत सरकार द्वारा 50% से अधिक पूंजी का विनिवेश कर दिया जाता है तो वह सरकारी क्षेत्र घोषित हो जाता है। बात करें भारत में जो राष्ट्रीयकरण का चरण हुआ था वो 2 चरण में हुआ था। पहला चरण में 14 बैंक को मर्ज किया गया था। पूछेगा कि किस साल कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1969 में किया गया था। 14 बैंकों को पहला चरण में मर्ज किया गया था। दूसरा चरण की बात करूं तो 6 बैंकों का किया गया था। ये किया गया था 15 अप्रैल 1980। दूसरा चरण है 1980 में किया गया था। समझ गए इन चीजों को? अच्छे से समझ लिया है सारे पॉइंट को?
आगे बढ़े थोड़ा सा समझ लीजिए आरबीआई के कार्य क्या क्या है। आरबीआई को कहा जाता है केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। अब आगे बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है। वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है, पहले 2 साल के लिए कोलकाता में था। और बात करें कि आरबीआई के जो गवर्नर है, सबसे पहले गवर्नर का नाम है सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ, ये आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे। सेकंड थे सर जेम्स टेलर, थर्ड थे, इंपॉर्टेंट है, तीसरे जो थे थर्ड थे सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख थे। 1943 से 49 तक ये रहे थे। उसके बाद वर्जित पटेल आए और वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के कार्य क्या है, नोटों को जारी करना। वर्तमान में इसके वित्त सचिव हैं पीबी सोमनाथ, हालांकि बदल चुके होंगे, इनको चेक कर लेना। एक मोटिवेशन है आप सभी के लिए, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो कुछ भी करो यार, मन लगा के करो, जो होगा देखा जाएगा। आगे मैं चर्चा अब करता हूं, स्पेशल बैंक को छोड़ रहा हूं, जीएसटी पर चर्चा करता हूं, टैक्स पर चर्चा करता हूं। टैक्स से क्वेश्चन बनता है और डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। चलो इस पर एक नजर में चर्चा करते हैं। टैक्स क्या है? टैक्स में बात करूं, भारत में टैक्स 2 प्रकार के थे, 2 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वही कर होते हैं जो डायरेक्ट जनता द्वारा सरकार को जनता देती है, यानी डायरेक्ट पे कर देती है। जैसे हो गया आयकर सरकार जो जनता पैसा दे देती है, आयकर, निगम कर, उपहार कर या संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु या सेवा पर लगने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे कि उत्पाद कर, जीएसटी कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित, वैट, ये सारी चीजें अप्रत्यक्ष में आती हैं। क्वेश्चन बनेगा जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा का विषय रहा था। तो जीएसटी की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। किस मॉडल पर, किस कमेटी की सिफारिश पर लगा था? तो विजय केलकर कमेटी और असीम दास गुप्ता द्वारा ये ड्राफ्ट बनाया गया था। असीम दास कमेटी द्वारा ये ड्राफ्ट बनाया गया था। भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा मॉडल पर है। विश्व में जो सबसे पहला जीएसटी लगाया गया था वो फ्रांस ने लगाया था। भारत में सबसे पहला राज्य बिहार था जो जीएसटी को लागू किया है। भारत का सबसे अंतिम राज्य है जो जीएसटी लागू किया था वो जम्मू कश्मीर था। जीएसटी के जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें नंबरों की संख्या 17 होती है। इतना महत्वपूर्ण था, अगर कर लिया है तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर मैं बात करूं जीएसटी बिल, तो जीएसटी बिल कौन सा था? 122वां बिल था। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? 101वां। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 103वां था। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, वो पूरे देश में उस समय लागू हो गया था। सबसे पहले जो बिहार में लगा था वो 12 अगस्त को लगा था। हाँ, जीएसटी की दर पूछता है तो वो है 0.5, 10 नहीं, 0.5, 12, 0%, 5%, 12, 18 और 28। ठीक, ये इसकी दर है। आगे बात करें, पूछेगा गरीबी का मापन कौन करता है? तो एनएसओ करता है। और अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे पंचवर्षीय योजना पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बात करें इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक्स यानी विश्व में बात करेंगे और थोड़ा सा भारत में भी चर्चा करेंगे कि कब से कब की थी, कितनी पंचवर्षीय योजना आई थी, किस प्रकार से काम करती थी। फटाफट रिवीजन करते हैं। 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना
सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक्स प्लान की अवधारणा भारत में रूस से ली गई है। विश्व में रूस एकमात्र ऐसा देश था जिसने लागू किया था। विश्व में पहली बार रूस ने 1928 में जोसेफ स्टालिन एक नाम था, अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई थी। समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है। भारत में बात करें 1934 में द प्लेन इकोनॉमी फ्रॉम इंडिया पुस्तक एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी। इसे कहा गया भारत में योजना बनानी चाहिए। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई। अध्यक्ष थे जवाहरलाल गांधी नेहरू। और अब बात करें योजना आयोग, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, जो पंचवर्षीय योजना बनाती थी। ये गैर संवैधानिक संस्था थी, प्राइवेट संस्था थी, और इसके जो पदेन अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। अब बात करें, पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग की स्थापना हुई, बाद में इसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 के, जिसके पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी, पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर, और वर्तमान है परमेश्वरन अय्यर। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, जो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी बात करूं तो पीसी महालनोबिस पर थी, 1956 से 61। तीसरी थी 1961 से 66, जो कि थी गॉडगिल मॉडल पर। अब बात करूं, समय पूछता है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो 2012 से लेकर 2017 में। इसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो पंचवर्षीय योजना बनाती है। बाद में पूछेगा कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं पॉलिटी के बारे में, क्योंकि पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए और जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है उसको जल्दी डिस्कस किया जाए। पॉलिटी में हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं नहीं, कैसे संविधान बना थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, मूल रूप से कितना संविधान है इसको देखेंगे, और फिर आगे बढ़ते हुए स्टैटिक पर चले जाएंगे। ठीक है, आइए और थोड़ा सा संविधान यानी पॉलिटी पर चर्चा करते हैं बहुत तेजी के साथ में। पॉलिटी की बात करें तो संविधान की बात करें, संविधान कैसे निकला कि 1922 में गांधी जी ने मांग किया था सांकेतिक रूप से कि भारत का एक खुद का संविधान होना चाहिए सांकेतिक रूप से। 1936-37 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें एम.एन. रॉय ने प्रत्यक्ष रूप से मांग किया था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद 24 मार्च 1940 को इसका 3 सदस्य की कमेटी बनाई गई, जिसके सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। इन्होंने फैसला किया कि हाँ, भारत में यार एक संविधान होना चाहिए। तो अब यहीं से संविधान बनने की शुरुआत हुई। तो एक संविधान सभा का गठन किया गया। पूछेगा क्रिप्स मिशन कब आया, 1942। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके सदस्य हुई जहां पर अस्थायी सदस्य बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, फिर उसके 2 दिन बाद हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। फिर 2 दिन बाद हुई 13 को नेहरू जी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। ये क्वेश्चन बनता है तीनों, इसको अच्छे से कवर करें। उसके बाद महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, उसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे चाचा नेहरू, संघ शक्ति समिति नेहरू जी, प्रांतीय के वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्र ध्वज तदर्थ या झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद, परामर्श समिति मौद्रिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीवीआईपी है ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। भारत के मूल रूप से संविधान की बात करें तो मूल रूप से 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 आर्टिकल थे। अब 12 हैं, 25 भाग अब हो गए हैं और 465 से अधिक आर्टिकल हो गए। भारत का जो संविधान बनने में कुल समय लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन
या फिर 11 सत्र लगे। अब मैं चर्चा करता हूं कुछ चीजों को कि कहां से क्या क्या कॉपी किया गया है। यूएसए से क्या क्या कॉपी किया गया है। मौलिक अधिकार प्रस्तावना का मॉडल, जनहित याचिका, कानून संबंधी संरक्षण, मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से। प्रस्तावना का प्रश्न लिया गया है, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन, और लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, उपराष्ट्रपति एक होगा, ये सब अमेरिका से लिया गया है। बात करें कनाडा से तो राज्यपाल का पद, संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्य व केंद्र के शक्ति का बंटवारा लिया गया है। आयरलैंड की बात करें डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है जो कि 36 से 51 में है। संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन। जर्मनी से बात करूं तो जर्मनी से बीमर संविधान, राष्ट्रीय आपातकाल, और ऑस्ट्रेलिया से बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। आगे बढ़े, फ्रांस से प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशन है, ध्यान देना। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। तो ध्यान रखें इन चीजों का। 12 अनुसूची थी। अब मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। 9वीं अनुसूची 1951 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी जिसमें जमींदारी का उन्मूलन किया गया है। 10वीं अनुसूची थी जिसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून था। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। 11वें में है पंचायत, ग्राम पंचायत है, और 12वीं अनुसूची में है नगर पंचायत। पूछेगा किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की एज 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। उस समय जो सरकार थी राजीव गांधी जी की सरकार थी। आगे बढ़े, भारतीय संविधान की विशेषताओं पर जो चर्चा करें थोड़ी सी, तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? संघीय है, यानी कि केंद्र और राज्य से मिलकर बना है, जिसमें केंद्र ज्यादा पावरफुल है। सर्वोच्च है, अनियमितता है, सर्वोच्च पावर कोर्ट के मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, और प्रभुत्व संपन्न है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पे चर्चा करता हूं, मौलिक अधिकार क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन बनता है। मौलिक अधिकार 5 से 11 में है, और ये क्वेश्चन क्या बनता है? आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत है 17 में, ठीक है। 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा, बीबीआईपी है, 5 प्रकार की जो रिट है वो 32 में है, ठीक है। 32 में 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है। और बात करूं कि स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो 1922 में है, यानी 19 से 22 से लेकर है, ठीक है। प्रेम विवाह किसमें है? 21 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है। 5 प्रकार की रिट कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। अब आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं सीधा राष्ट्रपति पर। बात करें तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। 52 में राष्ट्रपति है, यानी आर्टिकल 52 में उल्लेख है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में उसकी शक्तियां हैं। 54 में निर्वाचक मंडल है। 56 में 52 में राष्ट्रपति है, 56 में कार्यकाल है, और 51 में उसका इम्पीचमेंट है, और 71 में क्षमादान की शक्ति है। बात करें उपराष्ट्रपति की तो सीधा कहा गया है आर्टिकल 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का उपसभापति होगा, ठीक। यहां से ये प्रश्न बन सकता था, हमने समझ लिया है इन चीजों को। आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जब तक चाहे, यानी कि 5 साल उसका कार्यकाल होता है, और जरूरी नहीं कि एक बार बन गया 2 बार फिर नहीं बन सकता, जब तक उसकी इच्छा हो वो बनता रहे, ठीक है। अब बात करता हूं संसद थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संसद के बारे में। यहां से अगर प्रश्न बने तो आप तुरंत कर पाए, इस तरह से समझते हैं इसको। संसद क्या है? संसद के 3 अंग हैं, एक है लोकसभा, राज्यसभा और
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हमने चर्चा कर लिया, अब इसकी आवश्यकता है नहीं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस यानी निम्न सदन या फिर प्रथम सदन। ये आर्टिकल 81 में है। और मैं बात करूं राज्यसभा की तो ये आर्टिकल 80 में है। इसको कहते हैं द्वितीय सदन या फिर कहते हैं उच्च सदन। ठीक है, पूछेगा सीटों की संख्या के मैक्सिमम सीट 250 हो सकती है लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या 250 हो सकती है और लोकसभा में 550 हो सकती है। शपथ किसको, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी दिलाता है। चुनाव है अप्रत्यक्ष एकल संक्रमण विधि और प्रत्यक्ष तथा। पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष। अगर मैं कहूं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर मैं कहूं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। महत्वपूर्ण चीजों को मैंने बता दिया है और अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं स्टैटिक जीके पर। थोड़ी सी चर्चा हो पाएगी क्योंकि अब इतना समय शेष है नहीं हमारे पास, तो थोड़ी सी चर्चा स्टैटिक जीके की करते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा पर्वत। सबसे पहले मैं झील की बात करूंगा। सबसे पहले प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक के बारे में बात करता हूं। प्रमुख पुस्तक, ये है पुस्तक और ये है इसके लेखक। लिखने की आवश्यकता है नहीं, बट मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था, जयदेव। अश्वघोष बुद्ध चरित्र अश्वघोष, बुद्ध चरित्र को अश्वघोष। प्रेम पचीसी प्रेमचंद, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, द वाइट टाइगर अरविंद अडीगा, हर्ष चरित्र बाण भट्ट, इंडिका मेगास्थनीज, अष्टाध्यायी पढ़नी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, रजत रंगणी कल्हड़, प्रेम वाटिका रस खान, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मृच कटकम शूद्रक, 10 कुमार चरित्रम दांडी, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, इंदिरा गांधी रिटर्न खुशवंत सिंह, माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। ठीक है, गोदान प्रेमचंद, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, पॉलिटिक्स अरस्तु, अखाड़ा सौरभ दुग्ल, इग्नाइटेड माइंड इंस्पायरिंग थॉट, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रमुख झील की बात करूं, अगर मैं प्रमुख झील की बात करूं तो सबसे पहले चर्चा आता है बुलर झील, डल झील, फिर उसके बाद जितना नाग परिवार है, शेषनाग, अनंतनाग, नगीना, ये झीलें कहां पर हैं, जम्मू कश्मीर। मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। भारत के विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, रसिया में स्थित है। मैं बात करूं उत्तराखंड की, यूके की झील, वो है सुरताल, देवताल, खुरताल, जितना ताल तलैया है वो उत्तराखंड में है। मणिपुर की बात करूं तो लोकटक झील है, राजस्थान लूनक सागर, राज समुंदर, फतेह सागर, ये झील है। सांभर झील खारे पानी की झील है। बात करूं चिल्का झील की, सबसे बड़े खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में स्थित है, श्री सतीश धवन हरिकोटा अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ही इसी पर स्थित है। सिक्किम की बात करूं तो चोलामू झील स्थित है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में पुलकट है, केरल में वेवनाड है। भारत के प्रमुख पर्वत की बात करूं तो भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणी में सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी क्या है, तो अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी किससे बनी है, अरावली पर्वत श्रेणी बनी है ज्वालामुखी चट्टानों से। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। समझ गए हैं इन चीजों को, तो आगे बढ़ते हैं।
अगर विश्व और भारत के ज्वालामुखी की बात करूं तो BBI की है। टाइप ऑफ ज्वालामुखी सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करूं, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलामू, जो कि कहां पर है, हवाई द्वीप अमेरिका, हवाई पट्टी अमेरिका USA में स्थित है। अगर मैं बात करूं कोटोपैक्सी, यह इक्वाडोर में स्थित है और सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना में है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा देवबंद कहां पर स्थित है? देवबंद जो कि शांत ज्वालामुखी है, ईरान में है। एकांगुआ कहां पर है? एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। विसुवियस इटली। अब बात करते हैं भारत के, तो भारत का जो दो ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, वो है नारकोडम और बैरन। नारकोडम सक्रिय है और बैरन नहीं, नारकोडम प्रसुप्त है। प्रसुप्त वह ज्वालामुखी है जो रह कर उद्गार होता है, और ये है सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन सक्रिय है और नारकोडम प्रसुप्त है। आगे बात करूं तो बात करूं किस नदी पर बना है, तो भारत में सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश है। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है, जो महानदी उड़ीसा पर स्थित है। जलप्रपात की बात करूं तो जोगगर सोपा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। हुंड्रू है एशिया की स्वर्ण रेखा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है। अगर ऊंचा पूछे तो गोरसोपा है, जो कि शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। हुंड्रू की बात करूं तो एशिया का सबसे बड़ा है, वो झारखंड पर है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर बना हुआ है। अब बात करूं घास का मैदान और देश, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास अर्जेंटीना, स्टेपी यूरेशिया, कैंपस ब्राजील, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, लानोस कोलंबिया, सवाना अफ्रीका, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका। सबसे ज्यादा पूछता है सवाना और कैंपोस और लानोस उष्णकटिबंधीय है, बाकी की सब नॉर्मल है। बात करूं भारत के प्रमुख दर्रों के, नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। माना दर्रा, नीति, लिपुलेक उत्तराखंड, रेहतांग, सीप किला और बाड़ा लाचा दल्ला हिमाचल प्रदेश, बोमडिला, दीपू यांग द्वीप अरुणाचल, काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल दम्मा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए रखते हैं। क्रांति की थोड़ी सी चर्चा कर लें कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। भारत में इसके जो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में जो थे वो थे स्वामीनाथन। हरित क्रांति 1967-68 पंजाब से शुरुआत हुआ था और सबसे ज्यादा उत्पादन का असर पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में हुआ था। सबसे ज्यादा किस फसल की उत्पादन बढ़ी थी, तो गेहूं का बढ़ा था। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सुनहरी क्रांति जूट और फल, गोल क्रांति आलू उत्पादन। श्वेत क्रांति के जनक पी वर्गीस कुरियन है, इन्होंने ही अमूल डेयरी की स्थापना की थी। ठीक है, केसर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में मिलता है, मूंगफली गुजरात में, केरल में प्राकृतिक रबर मसाले, मध्य प्रदेश में तिलहनी चीजें मिलती हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो प्याज अरहर मिलता है वहां पर, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, पश्चिम बंगाल में चावल जूट, उत्तर प्रदेश में गेहूं गन्ना आलू। ठीक है, अब एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा शास्त्रीय नृत्य की। अगर मैं कहूं मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। समताप ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल। ओजोन का सूत्र क्या है, O3 है। ठीक है, 1 से 18 तक लेकर क्षोभ मंडल है, 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। आगे बढ़ते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं शास्त्रीय नृत्य क्या है, उसके बाद क्लास को विराम करेंगे और उम्मीद करूंगा समझेंगे।
मैं शास्त्रीय नृत्य की बात कर लूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। इसकी ट्रिक है भारतनाट्यम, गान करना, कथक उत्तर पूरी आदि। अब मैं बात करूं, जैसे भारतनाट्यम यानी भारतनाट्यम तमिलनाडु में है, गान करना यक्षगान कर्नाटक में है, कथक उत्तर प्रदेश में है, कुचिपुड़ी आदि यानी आंध्र प्रदेश में है, कथकली कहां पर है, केरल में है। पूछेगा क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य कहां का नृत्य है, तो असम है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मैंने प्रयास किया है 1 से 1.5 घंटे के अंदर कि सारी चीजों को कवर किया जाए, और यकीन मानिए जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, मैक्सिमम 10 प्रश्न यहीं से ही बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी इच्छा अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक विशेष बैच है जो कि संकल्प कोचिंग सेंटर परसपुर में प्रारंभ हो रहा है। जिसको भी तैयारी करनी है, स्पेशल बैच स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो 20 अप्रैल को सुबह 9 बजे से डेमो ले सकते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको सारा चीज़ पसंद आया होगा, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब मुलाकात करते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए दिस ऑन पर। बाय बाय।